औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेसिडियो माइकोटीना। फंजाई का ये ग्रुप है, 4th ईयर का। बेसिडियो माइकोटीना और फंजाई इन विच 2 परफेक्ट बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड और वो कहलाते हैं ट्रू बेसिडियोस्पोर। ठीक है। और ये जो हैं ये बनते हैं बेसिडिया के एक्सटर्नल पोर्शन में, और नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर जो है वो डेफिनेट होता है, यूजुअली 4। तो इसका जनरल काउंट हम देखते हैं क्या है। मेंबर्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और सेप्रोट्रॉफिक हैं या पैरासाइट हैं। सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज़ जो हैं वो लकड़ी पर, लिटर पर, डंग पर और वेट लीव्स पर पाई जाती हैं। पैरासाइट स्पीशीज़ जो हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर होती हैं, स्पेशली जो है वो सीरियल, और उन बीमारियों को हम रस्ट और स्मट कहते हैं, और ये दालों वगैरह पर और दानेदार फसलों पर पाई जाती हैं और उनको बहुत नुकसान देती हैं। इसका माइसीलियम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, सेप्टेट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। सेप्टेट का मतलब कि हर सेल दूसरे सेल से अलग होता है और उसमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। हाइफा जो है वो सबस्ट्रेटम या नीचे पड़ी हुई चीज़ों के अंदर या जिसके ऊपर वो बीमारी पैदा करता है उसके अंदर घुस जाता है और वहाँ से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है। माइसीलियम जो है वो बहुत सारे तरीक़ों का कलर्ड होता है और वो फैन शेप में पूरी ग्रोथ में फैल जाता है, चारों तरफ फैलता है। कुछ स्पीशीज़ में हाइफा जो हैं वो थिक स्ट्रैंड्स बनाते हैं जिन्हें राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। हाइफल वाल जो है वो माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है और वो काइटन और ग्लूकेन होता है उसके अंदर, और जो हाइफल सेल जो हैं उसमें तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। हाइफल कंपोजिंग जो कि माइसीलिया बनाते हैं, वो हाइफी जो कि माइसीलिया बनाते हैं वो सेप्टेट होते हैं, और सेप्टा जो हैं उनके अंदर जो है एक पोर होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है एक सेल का दूसरे सेल से जुड़ा होता है। और जो सेप्टा है उसके अंदर जो है वो डोरनट लाइक या बैरल शेप स्वेलिंग होती है इसके सेंटर में, और उसकी वजह से सेप्टा जो है वो डोलीपोर सेप्टम कहलाता है। माइसीलिया जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है फेजेस ऑफ डेवलपमेंट के मुताबिक। प्राइमरी माइसीलिया या होमोकैरियोन जो है वो जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर से बनता है। प्राइमरी सीलिया जो है वो सेकेंडरी सीलियम को, माइसीलियम को भी राइज करता है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 कंपैटिबल होमोकैरियोन माइसीलिया के। और ये फिनोमेना जो है वो डाइकैरोटाइजेशन कहलाता है, यानी 2 प्राइमरी माइसीलिया जो हैं वो अपना न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक में इकट्ठा कर देते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो शो करता है सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ और फॉर्म बेसिडियोकार्प्स ईच ईयर, यानी ये हर साल गोलाई में चारों तरफ बढ़ता है और नए जो हैं वो बेसिडियोकार्प्स बनाता है। टर्शी माइसीलियम जो है सेकेंडरी माइसीलियम से बनता है और टिश्यू कम्प्लेक्स टिश्यूज़ बनाता है जो कि स्पोरोफोर्स कहलाते हैं या बेसिडियोकार्प्स कहलाते हैं। ये ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो टर्शरी माइसीलियम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि डाइकैरोटाइजेशन क्या है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी माइसीलिया यूजुअली बाय द interaction between 2 compatible homokaryotic mycelia is called dichirotization. It can be brought by fusion of 2 uninucleate cells of compatible homokaryotic mycelia that result in the formation of a binucleate cell. 2 न्यूक्लियस वाले सेल को क्या कहते हैं? बाइन्यूक्लिएट या डाइकैरियोन। नेक्स्ट है पेज नंबर 197। ये है clamp connection. It is a mechanism found in many basidiomycetes. The basic aim is to ensure that sister nuclei arising from division of the dikaryon become separated into 2 daughter cells. A clamp connection begins as a short branch from an end cell of a growing hypha and form a bent hook, the tip of which connects with the cell wall near the
septum. As the walls between the clump and cell dissolve, the nuclei divide. One division is so oriented that one of its daughter nuclei is formed in clump and the other in the mother cell. The other division is oriented horizontally in the mother cell. The daughter nucleus in the clump then migrates into the mother cell and the two septa are formed. One cutting off clump from its mother cell and the other vertically just below the point where the clump fused with the cell wall of its mother cell. Thus the mother cell has divided into two cells while the dikaryotic condition is perpetuated जारी रहती है with the nuclei of different mating types always present in the newly formed cells as the hyphae grow. ये डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आएगा। एक न्यूक्लियस जो है उसको एक्स से शो किया हुआ है, दूसरे को वाई से शो किया हुआ है और ये जो है दोनों एक्स भी जो है वो डिवाइड हो रहा है और वाई भी डिवाइड हो रहा है। तो एक छोटी सी आउट ग्रोथ बनती है जिसके ज़रिए जो है वो वाई जो है वो उस आउट ग्रोथ में चला जाता है। उसके बाद जो है वो सेप्टा बनता है और दो जो हैं एक एक्स और एक वाई एक नए सेल में आ जाते हैं और दूसरे जो हैं वो एक्स और वाई दूसरे सेल में रह जाते हैं। तो इस तरह से दो नए सेल बनते हैं, दोनों के अंदर एक्स और वाई जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। बेसिडियोमाइकोट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग से होती है और फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कनीडिया से, आर्थ्रोस्पोर से और ईडिया से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं मोस्टली और जो है अगर मौजूद हों तो वो रिडिनीलीज में मौजूद होते हैं। दीज आर नॉट वेरी डेवलप्ड इन रस्ट एज वेल एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्पर्मेशिया एंड रिप्रोडक्टिव हाइफी। उसके बाद है बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम जो है वो ऑर्गन है जिसमें कैरियोगैमी और मियोसिस होती है और बेसिडियोमाइकोटिना में जिसकी वजह से जो है 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं ऑन सरफेस ऑफ बेसिडियम। अटिपिकल बेसिडियम जो है वो क्लब शेप्ड होता है और टर्मिनेट सेल के तौर पर अपीयर होता है और ये सेल जो है बाइन्यूक्लिएट हाइफी के ऊपर लगता है और ये जो है बाद में बाकी हाइफी से अलग हो जाता है और उसके बाद क्लैम्प कनेक्शन बनता है और दो न्यूक्लियाई जो कि बेसिडियम के अंदर होते हैं फ्यूज़ हो जाते हैं और फिजन न्यूक्लियस जो है वो फिर मियोसिस के ज़रिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। इसी दौरान जो है 4 स्मॉल आउटग्रोथ्स बनती हैं जिन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं। ये उसी जो है बेसिडियम उसकी टिप पे बनती हैं और उसके अंदर जो है वो एक स्पोर चला जाता है। बेसिडियोस्पोर जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, अप्लाइड स्ट्रक्चर होता है। बेसिडियोस्पोर जो हैं वो शेप में मुख्तलिफ होते हैं, ग्लोबोज, ओवल, एलोंगेटेड और सच शेप्ड और मुख्तलिफ कलरलेस भी होते हैं, पिगमेंटेड भी होते हैं और बेसिडियोस्पोर की वाल जो है वो 5 वाल लेयर से बनी होती है और जर्म पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए नए सेल बनते हैं। ये नीचे जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है उन्होंने। तो इस तरह से ये क्लैम्प कनेक्शंस बनते हैं। क्लैम्प कनेक्शन के बाद जो है वो डाइकैरियन बनता है। डाइकैरियन के बाद उसमें मियोसिस होती है और 4 जो है हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर जिन स्ट्रक्चर्स में बनते हैं उनको कहते हैं बेसिडियोकार्प्स और ये बेसिडिया जो हैं वो बेसिडियोकार्प्स जो हैं ये क्या है हाईली ऑर्गेनाइज फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स या बेसिडिया बनते हैं। बेसिडियोकार्प्स जो हैं वो साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं, यूनिसेलुलर से लेकर माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 मीटर और इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। बेसिडियोकार्प जो हैं वो ओपन होते हैं परमानेंटली या क्लोज होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ बेसिडियोकार्प्स जब ये अगर ये बंद हों तो फिर ये जब टूट कर अपना गल सड़ जाते हैं तो फिर ये बेसिडियोस्पोर रिलीज़ होते हैं। मशरूम, शेल फंजाई, कोरल फंजाई, पफ बॉल
अर्थ स्टार्स वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मेन एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है वो है इसकी अस्टिलागो। तो अस्टिलागो जो है ये क्या है, इसकी मेन एग्जाम्पल है और इसको हम देखते हैं क्या है। ये किंगडम फंजाई है, डिवीजन एमेस्टिगो माइकोटिनास है, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना है, क्लास बेसिडियो माइसीट है, ऑर्डर अस्टिजिनैलिस है, फैमिली अस्टिजिनेसी है, जीनस अस्टिलागो है और स्पीशीज़ है अस्टिलागो ट्रिटिकाई। ट्रिटिकाई जो है ये स्मट फंजाई है और ये अक्सर जो है वो पैरासाइट के तौर पर एक्ट करती है और गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसमें 400 स्पीशीज़ हैं और इसकी डायग्राम जो है वो नीचे दिखाई हुई हैं। इन्फेक्टेड ग्रेन्स गंदम के दिखाए हुए हैं, स्मट स्पोर्स दिखाए हुए हैं और जिस गंदम के सिट्टे पर ये लग जाती है उसमें फिर गंदम के दाने नहीं बनते बल्कि इसके स्पोर्स बनते हैं। और फिर उन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि स्पोर जब गिरते हैं उसके ऊपर तो उसमें से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब से फिर नया बेसिडियो बन जाता है और उससे नए स्पोर बनते हैं और फिर नए गंदम के दानों को इन्फेक्ट करते हैं और वो दाने गंदम जो है वो उसके अंदर काला काला जो है वो धुआं सा उड़ता हुआ नज़र आता है। द डिजीज़ तो ये जो है डिज़ीज़ जो है वो अपनी अपीयरेंस शो करती है सीज़न के शुरू में जब उसका सिट्टा जो है वो बनने वाला होता है। तो सिट्टे जब बनते हैं जिन्हें हम ईयर्स कहते हैं वो जो है वो प्लांट्स के अंदर हेल्दी प्लांट्स की निस्बत जल्दी निकल आते हैं। तमाम फ्लावर्स जो हैं वो ब्लैक कलर के मैस ऑफ स्पोर्स से भर जाते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो क्लेमाइडोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर कहलाते हैं और यंग स्पाइकलर्स में या गंदम के सिट्टे के अंदर इसके ऊपर एक सिल्वरी मेम्ब्रेन भी होती है और ये मेम्ब्रेन जब बरस्ट करती है तो स्पोर जो हैं वो उड़ते हैं और उसके बाद सेंट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर में रह जाता है। ये सीड के अंदर इसका जो है वो स्पोर छुप कर बैठा होता है। जब सीड उगता है गंदम का पौधा तो उसके साथ साथ ये उगता रहता है और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पौधा बढ़ता है ये उसके अंदर चला जाता है और जब उसके सीड बनने का टाइम आता है तो ये वहाँ जाकर पौधे के अंदर उसके फूलों के अंदर चला जाता है और वहाँ से जो है फूलों के अपने बीज बनने की बजाय यंग ओवरीज़ को फ्लावर्स की यंग ओवरीज़ के अंदर अपने हाइफी बनाना शुरू कर देता है जिसके नतीजे में उसमें जो है वो बायन्यूक्लिएट हाइफी के शॉर्ट सेल बन जाते हैं और ये एक सेल के जो है हर सेल की जो दीवार है वो जिलेटिनाइज हो जाती है और उसका प्रोटोप्लास्ट जो है थिक वॉल अपने इर्द बना लेता है और स्पोर में चेंज हो जाता है। ये स्पोर इतनी ज़्यादा मिकदार में बनते हैं कि पूरी इन्फ्लोरेसेंस या पूरे के पूरे फूल जो हैं गंदम के वो ब्लैक पाउडरी मैस में तब्दील हो जाते हैं। स्पोर्स जो हैं वो क्लेमाइडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर कहलाते हैं। हर स्पोर जो है वो यूनिसेलुलर और बायोन्यूक्लिएट होता है। स्पोर की वाल जो है बहुत थिक होती है और इसकी सरफेस जो है वो उसके ऊपर मुख्तलिफ स्कल्पचर या डिज़ाइन होते हैं। थिक स्पोर वाल जो है वो उसकी 2 लेयर्स होते हैं, आउटर वाल एक्सोस्पोरियम और इनर जो है वो थिन होती है। उसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। स्पोर जो हैं वो ड्राई होते हैं और फिर से इंसेक्ट से और वाटर से डिस्पर्स होते हैं। वो नए हेल्दी प्लांट्स के ऊपर गिरते हैं और वहाँ ग्रो कर कर उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर जो हैं वो रेस्टिंग स्पोर के तौर पर एक्ट नहीं करते बल्कि वो नए फूलों के स्टिग्मा पर गिरते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट होकर नए फूलों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 20 से 30 चाहिए होता है। जर्मिनेशन से पहले 2 न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज़ करके डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाते हैं। जाइगोटिक न्यूक्लियस जो है फ़ौरन ही मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन करता है और उसी हैप्लॉइड में स्पोर्स में चेंज हो जाता है। इसी दौरान जो है वो शॉर्ट जर्म ट्यूब जो है वो बनना शुरू हो जाती है और प्रोमाइसिलियम जो है वो एपीबैसिडियम या मेटाबैसिडियम भी कहलाता है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो मियोसिस के नतीजे में बनते हैं और प्रोमाइसिलियम में चले जाते हैं। ये प्राइमरी माइसिलियम कहलाते हैं।
यम जो है उसके अंदर है लाइन ट्रांसवर्सली सेपरेट प्रोड्यूसिंग 4 सेल्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद एसिलेटिक गायगो में प्रोमाइसिलियम जो है वो हाइफी बनाता है, जो कि फिर कंजुगेट करता है डाइकैरियोटिक हाइफी बनाने के लिए, और इसमें नोबसिडियोस्पोर जो हैं वो बनते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, डिप्लोफेजिक माइसिलियम जो है ओवरीज को इन्फेक्ट करता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस में ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो में चला जाता है। माइसिलियम जब एस्टेब्लिश हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर तो डोरमेंट हो जाता है और एम्ब्रियो को कोई नुकसान नहीं देता। इन्फेक्टेड सीड्स जो हैं उसी तरह हेल्दी होते हैं जैसे कि नॉर्मल अनइन्फेक्टेड सीड्स। इस डायग्राम में इसका लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ए से आप शुरू करें, उसमें बाइन्यूक्लियोटिड टुलियोटोस्पोर है जिसे क्लेमाइडोस्पोर भी कहते हैं। फिर ये इसकी कैरियोगेमी हो रही है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस के बाद इसकी जर्मिनेशन हो रही है, और 4 जो है वो न्यूक्लियर स्टेज है, इसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद ये फिर आगे इसका माइसिलियम है और ये फिर आगे जाकर नई ओवरीज को इन्फेक्ट करता है। स्मट फंजाई की 2 टाइप्स हैं, लूज स्मट और कवर्ड स्मट। लूज स्मट में स्पोर्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते मेम्ब्रेन से और डायरेक्टली स्पोज होते हैं एयर को और फ्लावरिंग को, और इजीली जो है वो उनके ज़रिए वो फैलते हैं। कवर्ड स्मट में स्पोर्स जो हैं वो मेम्ब्रेनस कवरिंग के अंदर छुपे रहते हैं और वो एयर को और इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज नहीं होते। ये उसी वक्त लिबरेट होते हैं जब ग्रेन की वो जो है वो वाल ब्रोक होती है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इस डिज़ीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है रॉगिंग। इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं उनको जड़ों से उखाड़ देना चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए ताकि पैरासिटिक जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए और आगे बीमारी ना फैला सके। उसके बाद है सीड सिलेक्शन। उसके बाद सीड जो अगले साल हमने बोने हैं उनको लिए जो है वो हमें एक हेल्दी क्रॉप के ऊपर से सीड लेने चाहिए, डिजीज़ वाली क्रॉप के सीड नहीं रखने चाहिए। उसके बाद सीड्स को जो है वो बोने से पहले जो है 4 से 5 घंटे वाटर में 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो डुबोना चाहिए। और उसके बाद सीड्स को जो है वो हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 54 होगा उसमें 10 मिनट्स के लिए डुबोना चाहिए ताकि माइसिलियम जो है वो डेड हो जाए। और उनको फिर खुश्क कर लेना चाहिए और पीना चाहिए। इस तरह से जो है वो लो टेम्परेचर वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है सोलर ट्रीटमेंट। उसमें जो है सीड्स को जो है वाटर में 8 बजे से लेकर जो है वो 12 बजे तक बोना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर में मंथ ऑफ मई और जून में। इस तरह से जो है डॉर्मेंट माइसिलियम बाहर निकल आएगा। फिर उन सीड्स को वहाँ से निकाल कर सन में जो है वो बारीक लेयर्स में डालकर 4 घंटों के लिए खुश्क कर देना चाहिए। इस तरीके से जो है माइसिलियम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स जो हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं, और इसके अलावा जो है वो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी हमें इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये डायग्राम देखें आप, इसमें आपको बटन ए में देखें ये गर्गस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। गिल्स है, पाइलस है, एनुलस है। एच में देखें सबसे पहले। उसके बाद आई में देखें, उसमें एक जो है वो उसका गिल का स्ट्रक्चर आगे दिखाया हुआ है। 2 सेल हैं। फिर उसके बाद उनके मिलने से जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड होता है। उसके बाद उसके ऊपर बेसिडियम बन रहे हैं, उसके अंदर मियोसिस हो रही है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है। एल में देखें 4 बेसिडियम बन गए हैं
और उसके उनके बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियो स्पोर्स बन गए हैं। इस तरह के बहुत सारे बेसिडियम बनेंगे, हर बेसिडियम के ऊपर 4 जो है वो स्पोर बनेंगे। फिर बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो आगे 2 टाइप के हो जाएंगे, 2 प्लस टाइप के और 2 माइनस टाइप के, जैसे कि हमने पहले देखा था कि ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस से पहले 2 न्यूक्लियाई मौजूद थे। फिर बेसिडियो स्पोर की जर्मिनेशन से 2 तरह के प्राइमरी माइसीलियम बनेंगे, प्लस बी और माइनस बी टाइप के। फिर सी में देखें सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा जो इन दोनों के कॉन्जुगेशन से बनेगा और उसमें दोनों के एक एक सेल, एक ए टाइप का प्लस टाइप का न्यूक्लियस होगा और एक माइनस टाइप का न्यूक्लियस मौजूद होगा। उसके बाद जो है वो आगे जो है वो हाइफल स्टेजेस आ जाएंगी जिसमें वो ज़मीन के नीचे ग्रो करते रहेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मिल्क बटन स्टेज जब बनना शुरू होगी तो ज़मीन से ऊपर उगना शुरू हो जाएंगे। उस बटन स्टेज के बाद जो है उसमें गिल चैम्बर बनेगा, पाइलस बनेगा और स्टाइप बनेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये व्हीलम जो है वो स्टाइप से अलग हो जाएगा। उस स्टेज पर उसके अंदर 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, गिल चैम्बर, पाइलस, गिल्स, व्हीलम और स्टाइप। उसके बाद जी में देखें ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और एच में ये मैच्योर जो है वो आपको इसकी कैप दिखाई हुई है जिसके नीचे गिल्स हैं, ऊपर पाइलस है, एनुलस है और स्टाइप है। गिल्स के अंदर जो है फिर ये आई में देखें आप एक गिल के अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया हुआ है गिल का, कि उसके अंदर हर सेल के अंदर क्या हो रहा है। हर सेल के अंदर वो जो पीछे प्लस बी और माइनस बी वाले सेल न्यूक्लियस थे वो यहाँ तक ऐसे ही दोनों इकट्ठे ही एक सेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर इनके अंदर ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस बनाएंगे, हैप्लॉइड फिर फ़ौरन इसकी मियोसिस होगी बेसिडियम के अंदर और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और ये सेल आगे चलता जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पास्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये भी आपने याद कर लेने हैं और इनके आंसर जो हैं वो लिख कर आपने अपने पास असाइनमेंट बना कर रखनी है। जब कॉलेज खुलेंगे तो ये असाइनमेंट आपने टीचर्स को जमा करानी है। ये देखें इस पेज पर भी वही बेसिडियम जो है और बेसिडियो स्पोर बनने का प्रोसेस उन्होंने दिखाया हुआ है कि पहले दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, फिर 2n हो गए हैं, फिर उसमें मियोसिस हुई है, फर्स्ट मियोसिस के नतीजे में 2 न्यूक्लियस बने हैं, फिर 4 बने हैं और चारों जो हैं वो ऊपर सेल जो है वो कट ऑफ होकर उनके अंदर चले गए हैं बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, उसके बाद एक और जो इसमें सब टॉपिक है वो है फेरी रिंग्स। अगेरकस जो है वो रिंग्स पैदा करती है कॉल्ड फेरी रिंग्स इन द ग्रास। बेस्ट नोन ऑफ दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मारासियम जो कि प्रोड्यूस करती है रिंग ऑफ डेड और डाइंग ग्रास bordered on outside and inside by darker green more vigorous grass. Agaricus campestris produce करती है dark green rings in the grass. In these agarices, the secondary mycelium has a tendency to grow in all directions from a central point, forming a large invisible circular colony. इसका यानी कि जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो एक सेंट्रल पॉइंट से चारों तरफ जो है वो ग्रो करता है और हर साल जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है। एट द टाइम ऑफ स्पोरुलेशन द बेसिडियोकार्प्स आर प्रोड्यूस्ड एट द पेरिफेरी ऑफ कॉलोनी एंड दस फॉर्म अ रिंग। ये जो बेसिडियोकार्प्स हैं ये उस गोल दायरे के चारों तरफ बनते हैं। दिस रिंग इज कॉल्ड अ फेरी रिंग, अ नेम बेस्ड ऑन एंशिएंट बिलीफ दैट द रिंग marks the path of dancing fairies. The actively and profusely growing mycelium जो है वो ग्रोज करता है, कंज्यूम करता है अवेलेबल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द ह्यूमस, लीविंग लेस न्यूट्रिएंट फॉर ग्रास. द ग्रोथ ऑफ ग्रास इज रिटार्डेड एंड ग्रास प्लांट्स ईदर ड्राई और बिकम डेड. इस डायग्राम में आपको जो है वो टीएस ऑफ लेमिला नज़र आ रहा है, नीचे जो है वो आपको ट्रामा नज़र आ रहा है, सब हाइमीनियम नज़र आ रहा है, हाइमीनियम नज़र आ रहा है, पैराफाइसिस है, स्टिग्मा है, बेसिडियम है और ऊपर बेसिडियो
जो है वो स्पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह से आपको फेरी रिंग्स नज़र आते हैं।